नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। हमारे पड़ोसी देश जिनसे हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, नेपाल, वहां पर कुछ अस्थिरता का माहौल है। पिछले दिनों एक समूह ने फिर से राजशाही की मांग की है और उसको लेकर उनकी राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्या स्थिति है? आखिर क्यों नेपाल में अस्थिरता का माहौल लगातार बना हुआ है? पहले चाहे लोकतांत्रिक सरकारें चुनी गई हों, उनका कार्यकाल लगातार सवालों के घेरे में रहा, 2 साल, 3 साल, 6 6 महीना इस तरह का कार्यकाल रहा है। और अब इस तरह का प्रोटेस्ट, वहां के राजा ज्ञानेंद्र शाह पिछले दिनों काफी एक्टिव दिखे, वो लोगों से मिल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और सरकार का रुख इन सभी विषयों पर बहुत ही कड़ा है। क्या है वहां की स्थिति? क्या वहां का माहौल है? कुछ आरोप भी लग रहे हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान नेपाल से मौजूद हैं। नेपाल की राजनीति, वहां के समाज और वहां के मौजूदा हालात को बहुत ही करीब से समझने वाले, कई पूर्ववर्ती मंत्रियों के साथ के राजनीतिक विश्लेषक और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर कार्य कर चुके थापा सर हैं। आपका एक लंबा अनुभव पत्रकारिता का है। हिंदुस्तान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर धन्यवाद धन्यवाद। सर बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है, नेपाल में हो क्या रहा है। छन छन की खबरें आ रही हैं, कर्फ्यू की बात आ रही है, ज्ञानेंद्र शाह जी के लगातार दौरे की बात आ रही है, ओली जी खुलासे की बात कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है नेपाल में? अब नेपाल में जो जिस तरीके से अभी मीडिया में जो आ रहा है, जो खबरें आ रहे हैं, अब इसमें भारतीय जो मीडिया है, इसका जो कवरेज है, जो 14 तारीख का जो एक हादसा जो था काठमांडू का, अ, उसका जिस तरीके से अभी मीडिया में कवरेज आ रहा है, वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि राप्रपा नाम की एक पार्टी है जो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सर निकट सर फुल उसको फॉर्म माना बता जाता है। देंगे? फुल फॉर्म बताएंगे क्या? इस पार्टी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जिसको आरपीपी बोलते हैं। जी। वो जो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह हैं, उनके निकट, उनके नजदीक का पार्टी माना जाता है नेपाल में उनको। तो अब उस पार्टी की अगुवाई में, उसके नेतृत्व में पूर्व राजा को फिर सत्ता में, कुर्सी में वापस लाने के लिए ऐसा एजेंडा, और एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर ये आरपीपी वाले सड़क में आए हैं, आंदोलन का इन्होंने घोषणा किया है। उस क्रम में कुछ अराजकता पूर्ण प्रदर्शन के कारण हुआ। तो खास में उसका चिंता की विषय है, उतना गंभीर जो जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है वैसा अभी बिल्कुल नहीं है। सर लेकिन कर्फ्यू की बात तो आई है ना, कर्फ्यू तो लगाना ही पड़ा। कर्फ्यू तो हम जानते हैं जब तब लगता है जब बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है और प्रशासन को निपटने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। अमूमन तो भारत अब में अगर देखिए, देखें। जो आरपीपी जो पार्टी है, ये नेपाल में अभी 5th पोजीशन में है। अब एक 5th पोजीशन वाली पार्टी, जिसको पार्लियामेंट में भी 5th पोजीशन में है, और जो पार्टी की संगठन के हिसाब से भी 5th, साइज के हिसाब से भी 5th पोजीशन में है, 5वां नंबर का पार्टी, तो कुछ प्रदर्शन करेगा तो उसमें कुछ घुसपैठिया भी हो जाएंगे। अब उस चर्चा में आने के लिए कुछ इधर उधर अभी दंगे वंगे जैसे भड़काऊवादी भाषण भी बोलना, ये तो आम पॉलिटिकल पार्टी के एक ऐसा एक विकृत के रूप में देखा जाता है। ये वही हुआ है जो 14 तारीख को हुआ काठमांडू में। ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर मोनार्की, राजशाही के तौर पर मांग उठने लगी? ये बड़ा मसला है कि हम देख रहे हैं नेपाल में इस चीज की चर्चा होना कि फिर से राजशाही की वापसी हो। हालांकि सरकार का रवैया बहुत सख्त है, वहां की मौजूदा सरकार की, कि वो राजशाही का और उस तरह के विषयों को लेकर बहुत स्पष्ट है। लेकिन इसकी चर्चा शुरू होना, दूसरा विषय ये कि जो ज्ञानेंद्र शाह हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी पब्लिक अपीयरेंस जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसके पीछे का क्या कुछ मसला है, थोड़ा सा बताएं। अब देखिए, ऐसा है, नेपाल में 240 साल तक राजतंत्र रहा। 240 वर्षों तक राजाओं ने शासन किया, तो उनके भी कुछ अवशेष रहेंगे उनके कार्यकाल में। उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर्स तो अभी है ना। तो इस कारण से वो कभी कभी राजा इधर उधर जाते हैं, तो पूर्व राजा जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको राजा का जय जयकार करते हैं।
तो उनको फिर वापस सत्ता में आने के लिए उकसाते हैं। उस तरीके से कभी कभी ये पूर्व राजा भी वो बहकाव में आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक समझौता हुआ था, जो माओवादी विद्रोहों का सेफ लैंडिंग हुआ नेपाल में, तो गणतंत्र नेपाल में आया, तो उस टाइम में राजा को, पूर्व राजा को ससम्मान तरीके से विदा कर दिया गया। उनको नेपाल में रहने के लिए नागरिक की स्तर में उनको रहने की एक सुविधाएं गणतंत्र की सरकार ने दी। तो उनको भी नागरिक तरह रहना चाहिए। उनको सत्ता में उनका आना का मन है तो वो सत्ता में आना चाहेंगे तो ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, है ना, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, उसको विस्तार कर ले, बड़ा पार्टी बना लें, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नेपाल में संविधान जारी हो गया, तो संविधान में ये आप फिर उसमें जो पास टाइम है ना, जो इसमें जाना नहीं मिलेगा, उनको कोई सुविधा नहीं है। संविधान में राजा का कोई परिकल्पना नहीं है, उनका पुनर्स्थापना का कोई परिकल्पना नहीं है। तो ये उनको संविधान के अंदर रहना आप चाहिए। संविधान आप कह रहे हैं कि राजा को लोग प्रशंसक में भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है? देश के अंदर से लोग भड़का रहे हैं कि सीमाओं के, नेपाल की सीमाओं के बाहर के लोग भी भड़का रहे हैं? क्योंकि कई तरीके की चर्चाएं नेपाल के अंदर चल रही हैं। एक चर्चा ये भी है कि कुछ इनपुट भारत भी चाह रहा है कि वहां राजशाही वापस आ जाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है एक तरह से अगर कहा जाए तो, और उसकी वजह से चीन को बड़ा फेवर कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक तरह से नेपाल दो अलग अलग देशों के बीच है। क्या ज्ञानेंद्र शाह को आप लोगों को लग रहा है, किस तरह की चर्चाएं वहां चल रही हैं कि ज्ञानेंद्र शाह को कौन भड़का रहा है? नहीं नहीं, पूर्व राजा के रिश्तेदार तो पास पड़ोस में तो जरूर होंगे, क्योंकि 240 साल तक उन्होंने शासन किया था नेपाल में, उनके पूर्वजों ने शासन किया था। उनके अपने रिश्तेदार पास पड़ोस में जरूर रहे होंगे। कहाँ तो रिश्तेदार हैं? दिल्ली की तरफ रिश्तेदार हैं कि भूटान की तरफ रिश्तेदार हैं कि चाइना के बीजिंग की तरफ रिश्तेदार हैं, ढाका की तरफ रिश्तेदार? हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कहाँ है रिश्तेदारी। अब उनके रिश्तेदार जो हैं, अब वो उनको सपोर्ट करते होंगे, कोई होंगे उनके अपने परिवारजनों से होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे, उनके प्रशंसक होंगे, वो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि अपना जो गुजरा हुआ कल था वो फिर लौट के आए, है ना। ये तो उनके अपने अधिकार की बात है, कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि नेपाल में सबसे मजबूत सरकार है अभी, है ना। अब इनकी भी साइज भी बड़ी नहीं है, छोटा साइज है पार्टी की। जो जो लीडरशिप कर रहे हैं आंदोलन की, छोटी सी पार्टी है, छोटा साइज है। लेकिन ये क्या है कि नेपाल के जो गणतंत्र आने के बाद में जो सरकार, किसी भी सरकार को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। फुल मेजोरिटी नहीं मिलने के बाद से जो ये करीब करीब समझिए कि 15 साल के अंतराल में बहुत पॉलिटिकल एक अस्थिरता नेपाल में होते आ रहा है। छोटे छोटे समय पर सरकार गिर जाना, गठबंधन करना, ये होते आ रहा है। इस कारण से देश में डेवलपमेंट के लिए कोशिश नहीं हो रही है। अच्छे कोई पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो होता है, उसके लिए निर्णय ले पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए अब जो घरेलू अर्थतंत्र है उसमें इसका असर पड़ रहा है। अब किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व तो न होगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, ये तो आप हम लोग देख रहे हैं। इस कारण से इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोई अब ये जो नेपाल में गणतंत्र है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये जो पार्टियां हैं, ये देश को लीड कर नहीं पाएंगे। इस कारण से जो पूर्व राजा है, पूर्व राजशाही है, उसको लाना पड़ेगा। इस तरह की प्रचारबाजी, इस तरह के जो लोगों को भ्रमित करना, ये सब तो कुछ सालों से होता आ रहा है कि नहीं। नेपाल की जो सरकारें रही उन पर एक जो प्रदर्शनकारी हैं उनका एक आरोप ये है कि ये सरकारें बहुत भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि निरंकुश हो गया है, यानी कि बेलगाम हो गया है और खूब सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। क्या इस तरह की जो चर्चाएं उनकी बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्या कितना तथ्य है इस बात को लेकर? नहीं, जो आपने ये सवाल जो किया एकदम सही सवाल है। ये भ्रष्टाचार पहले बहुत होता था। जो राजशाही था उस टाइम में भ्रष्टाचार होता था। वो जो राज्य की जो ढुकटी है, उसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब देना नहीं पड़ता था। उसके बाद में जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में आई हैं, तो इन्होंने जो पुराने पुराने जो भ्रष्टाचार थे, इनका सब खोतल कर, उनको सब खंगोल कर निकाला, है ना। अब ये सब भ्रष्टाचार जो है, ये सब बाहर लाया।
तो लगा कि लोगों को अरे बहुत भ्रष्टाचार पहले होता था, अब भी होता होगा। तो बहुत कार्रवाइयां भी हुए। एक बड़े बड़े एक गवर्नमेंट के जो ये एंटी करप्शन एजेंसियां बनाई गई है ना। इस कारण से अब मीडिया का भी विकास है। देखिए मीडिया का भी बहुत बड़ा विकास हो गया है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा विकास हो गया है, पहले नहीं था। इस कारण से लोगों को लगा कि करप्शन नेपाल में बहुत है। ये करप्शन को सरकार कंट्रोल कर रही है, और लोगों को क्या लगा कि करप्शन बहुत है, सब लोग करते हैं। कंट्रोल के फिर लिए पूरा सरकार प्रयास कर रही है। फिर इस तरह की चर्चाएं क्यों हैं कि स्विट्जरलैंड से लेकर कंबोडिया तक बड़ी बड़ी कोठियां तैयार हो गई हैं सरकारी महकमों के लोगों की? ये देखिए क्या होता है कि आप मैं आपको एक बताना चाहता हूं। लोगों को भड़काने के लिए, उसको उसके लिए तो आप उसमें एक कमीशन बिठा सकते हैं, उसके लिए आप अनुसंधान कर सकते हैं, है ना। उसके कोई पुख्ता प्रमाण जनता के बीच में लाना पड़ेगा ना, वैसे आप आरोप लगा लेंगे। लेकिन उसके कोई जनता सबूत जो होंगे, प्रमाण होंगे। जो प्रदर्शनकारी है उनका पक्ष यही है, वो तो यही कह रहे हैं कि इनकी अपनी सरकार है, मिली भगत लोग हैं, ये लोग सब कुछ लूट रहे हैं, कंबोडिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक कोठियां खड़ी कर रहे हैं, और अब इनकी सरकार है, जांच नहीं चाहते। ये सब कुछ व्यवस्था हुआ नहीं है, नहीं, सब इसलिए चीज की जांच राजशाही। हो रही है, सब चीज की, हम्म। सब घटना की जांच हो रही है। जांच करने के लिए सरकार ने बोल भी दिया है। आप नेपाल में ऐसा है कि किसी के भी ऊपर कोई भी किसी कोई जो संपत्ति होता है, जो प्रॉपर्टी जो कोई जोड़ लेता है, उसका सब सोर्स क्या है, ये सब देना पड़ता है। तो आप आंदोलन में जो अपने एक उद्देश्य है, जो अपना एक कोई एजेंडा है, उसको कार्यान्वयन करने के लिए लोगों को कन्विंस करना, लोगों को तमाम सरकार के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति तमाम अफवाहें फैलाकर, हर तरह के लोग होते हैं आंदोलन में, तो लोग आएंगे नहीं सभी। तो इस तरीके का एक दुष्प्रचार किया जाता है। ये दुष्प्रचार से और कोई भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं इस सब घटनाक्रम को। उसका आप प्रूफ ला के दीजिए। प्रूफ लाने में क्या दिक्कत है? उसके लिए जांच करवाइए, जांच मांग सकते हैं, कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं ना, किसी के ऊपर आप वो कर सकते, तो वहां जाइए। एक एक चीज ये ये सब समझना आरोप चाहेंगे हैं। कि पिछले दिनों ओली साहब ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा खुलासा 26 और 27 तारीख को करेंगे। जब हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं तो 30 मार्च है। क्या वो खुलासा था जो नहीं कर पाए वो, और क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह है, क्या क्या चर्चाएं हैं इसको लेकर काठमांडू में और नेपाल में? वो कौन सा खुलासा था जो करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए? नहीं, फिलहाल तो अभी देखिए देश के फर्स्ट और सेकंड पार्टी का अभी गठबंधन सरकार है, और बहुत शक्तिशाली सरकार है। तो खुलासा वो किसी के ऊपर, किसी के विरोध में ऐसा कोई आएगा ये नहीं है। कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो घरेलू अर्थतंत्र है, इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है कोई। और दूसरी बात लेकिन क्या है कि अब ये जो ये लेकिन पार्ले जो ये थापा जी, वो फैसला हो सकता है, खुलासा नहीं हो सकता। आंदोलन के बीच जब प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो उनका बहुत कई नैरेटिव होते हैं। क्या वो विदेश नीति को लेकर कोई चर्चा करने वाले हैं, या राजा को लेकर कुछ नहीं बोलने नहीं, ऐसे वाले नहीं है। थे? हम लोग क्या, नहीं नेपाल, देखिए ऐसा है, किस तरह की चर्चाएं नेपाल हम में जानना हम चाह लोग रहे हैं अपने, कि खुलासे को लेकर जब उन्होंने कहा कि हम खुलासा करेंगे, तो किस तरह की चर्चाएं शुरू हुई, और जब नहीं खुलासा हुई तो क्या चर्चाएं चल रही हैं? मुझे क्या लगता है कि जैसे कि ये सरकार जो गठन हुई है, ये सरकार जो देश के जो ये शासकीय स्वरूप है, जो एक सिस्टम जो है, शासकीय स्वरूप जो अभी ये है, जो संविधान में जो अनुसार चल रहा है ना, इससे देश का भला नहीं होगा। इसमें किसी की भी मेजोरिटी आती नहीं है, तो सरकार 5 महीने 6 महीने में बदल जाती है। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश का इकोनॉमी सब डिस्टर्ब हो रहा है। लोगों के प्रति फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है पब्लिक में, लोग देश छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं। बहुत सारे युवाएं विदेश चले गए, नेपाल में कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरह का माहौल बना है। इस कारण से संविधान को बदलने के लिए, संविधान में संशोधन, इसका संशोधन करने के लिए कोई बड़ा खुलासा, जैसे इसमें हो सकता है कि एक थ्रेश होल्ड हो सकता है। अब इसमें जो पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई प्रधानमंत्री चुनने का, राष्ट्रपति चुनने का जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, इसको बदला जा सकता है। इस उद्देश्य के साथ में सरकार का गठबंधन बना है। तो एक नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक वो रहेगा, घटनाक्रम रहेगा कि संविधान हम लोग संशोधन करें, और देश में फुल्ली 5 ईयर का मेजोरिटी सरकार दें। जैसे प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हो सकता है, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री हो सकता है। 7 प्रोविंस हैं, 7 प्रोविंस में
जो मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री पूरे प्रत्यक्ष निर्वाचित हो तो 5 साल तक वो अपना सरकार चला सकता है, तो देश में कुछ डेवलपमेंट होगा, तो मतलब राजनीतिक स्थिरता आप हो। मतलब, हाँ, इस मतलब आप तरीके कह का रहे हैं बदलाव कि करने। संविधान संशोधन की तरफ नेपाल बढ़ना चाह रहा है राजनीतिक अस्थिरता को दूर बिल्कुल। करने की। हाँ, संविधान संशोधन नहीं करेंगे तो देश में ये अस्थिरता होता ही रहेगा, ये असंतुष्टि होता ही रहेगी। जो 14 तारीख को जो काठमांडू में जो आरपीपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, छोटा एक, है ना, कुछ हुआ, तो इससे ज्यादा होते रहेंगे। इसके लिए सरकार को, उस आंदोलन से भी सरकार को संविधान संशोधन करके जो राजनीतिक प्रणाली है उसको चेंज करने के लिए थोड़ा मजबूर भी सरकार को बना सकता है यह आंदोलन। एक तो चीज ये ऐसा समझना होगा तो कोई चाहेंगे, प्रॉब्लम इस नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में जब 14 तारीख से चीजें शुरू हुई और आज 30 तारीख है, इस दौरान ज्ञानेंद्र शाह की तरफ से किसी तरह का बयान, उनके सहयोगी की तरफ से कोई बयान या कुछ ऐसा सामने आया हो? मैंने आपको कहा ना, हम नेपाल में पिछले 30 सालों से हमने बड़े बड़े संघर्ष देखे हैं। 10 साल तक माओवादियों का, माओवादी विद्रोह का उनका उनकी गतिविधियां देखे हैं। बहुत लोग प्रताड़ित हुए हैं, बहुत विस्थापित हुए हैं, देश का इकोनॉमी डामाडोल हुआ है। 10 साल तक एक कर्फ्यू का माहौल हम लोग झेल के आए हैं। तो ये 14 तारीख का एक दिन, आधा दिन का जो कहीं आग वाग लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो ये कोई बड़ी घटनाक्रम नहीं है। इसको ज्यादा चर्चा महत्व देना देने के लिए हम उतना उपयुक्त नहीं ठानते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संघर्ष, बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन हम लोग देख के आए हैं। ये बहुत छोटी, एक तो फिर पार्टी की क्या है कि पूरा इसके साइज, 5th नंबर का पार्टी है, साइज छोटा साइज वाला पार्टी क्या कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कर पाया चाहे ना कर पाया, तो एक तो इंटरनेशनल अटेंशन आ गया, दूसरा हम जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ज्ञानेंद्र शाह की तरफ से या उनके किसी सहयोगी या उनके राजभवन के किसी प्रवक्ता की तरफ से कोई बयान आया हो इस पूरे घटनाक्रम पर, जो कुछ हुआ 14 तारीख को, वो कुछ उस पर कोई कमेंट आया हो राजा की तरफ से, और जो मतलब पूर्व राजा की तरफ से अगर हम बात करें, उनकी तरफ से या उनके किसी प्रवक्ता ने, स्पोक्स पर्सन ने कुछ बोला हो, किसी ने? अभी पूर्व राजा की तरफ से कुछ छोटे छोटे बयान आए हैं। जैसे? 14 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ है उसके प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा, जो लोगों का घर में आग लगाना, लोगों को पीटना। शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए था, अपना कोई भी मांग हो, संविधान में उसका व्यवस्था किया गया है। तो उसके प्रति ये लोग अभी, वही मेरे आज दिन में भी आंदोलनकारियों के नेताओं से मेरे बात हुई थी, तो वो लोग उसमें गंभीर हैं कि वो लोग अभी आंदोलन का जो स्वरूप है इसको परिवर्तन करने के लिए उन्होंने संकेत दिया है कि अब आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे बोला। अगला अगला स्टेप क्या होगा? आप लोगों की जो बात हुई है, आपने अगला स्टेप क्या वो लेने जा रहे हैं? कि मतलब आप कह रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को बढ़ाएंगे, मतलब अगला कदम क्या होगा? मार्च होगा या वो किसी तरह की सरकार छोटी? सरकार का भी क्या है कि नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग कोई भी रख सकता है, संविधान में उसकी पूरी व्यवस्था है, छूट है, अपनी मांग रख सकता है, सरकार से वो डायलॉग कर सकता है, अपनी मांग एक कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन आग आग लगाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों को पीटना, लूटपाट करना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। इसको सरकार रोकने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार सक्षम है, शक्तिशाली सरकार है, पुलिस प्रशासन सब इसमें काबिल है, इसमें कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है, ये मुझे लगता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आंदोलन जो? करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए कभी भी कर सकते हैं, होते रहते हैं। पार्ले जो आरपीपी पार्टी है वो पार्लियामेंट में भी है, 14 सीटें है उसके पास में। वो पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी का ब्यूटी ही पार्लियामेंट होता है। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? कुछ उन्होंने इंडिकेट किया है कि क्या करेंगे? कैंडल मार्च करेंगे या किसी तरह का अन्य फिलहाल तो मार्च? उनके दो नेता जो थे, आंदोलन के जो कमांडर थे, वो अभी पुलिस कस्टडी में है, 5 दिन का आज उनको रिमांड पे लिया गया है, उनका जो म्याद था वो थपा गया है। दो कमांडर, और कोई जो इसका जिम्मे उन्होंने जो इसका जिम्मेदार लोगों का, एक एक पत्रकार का डेथ हो गया है, एक सिविल सॉरी, एक पत्रकार का डेथ हो गया है, एक सिविलियन का डेथ हो गया है, लोगों के घरों में आग लगा दी गई है। सरकार ने ये आंदोलन ऐसा भड़क जाएगा, ये लोग ऐसे करेंगे, न पुलिस प्रशासन को किसी को भी इसका संदेह ही नहीं था, क्योंकि आंदोलन तो नेपाल में होते रहते हैं, मांग अपने तो रास्ते पर करते हैं, इससे पहले भी ये लोग आंदोलन कर चुके हैं, है कि नहीं। लेकिन ये अंदाज नहीं, इसका अनुमान नहीं था कि ऐसा होगा। इस कारण से अब सरकार भी सब चीज को टाइट करेगी। इसके जो कमांडर थे उनको नजरबंद रखा गया है, नवराज सुवेदी जो है। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा,
कुछ सालों पहले नेपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, मधेशियों का आंदोलन हुआ था। उस समय का आंदोलन और इस बार के आंदोलन में कितना डिफरेंस है, और क्या अगर हम देख पाए, समझ पाए, तो थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो। मधेश का आंदोलन मधेशियों के हक अधिकार के लिए हुआ था। मधेश मधेश का आंदोलन मधेशियों को एक उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हुआ था। ये उनको मिल गया। एक आरक्षण के लिए हुआ था, उनको मिल गया। मधेश में बजट का विनियोजन हो गया, जो उनको सम्मान मिल गया, संविधान में सब अधिकार मिल गए। तो वो आंदोलन अब शांत हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो संविधान जब जारी होने वाला था, उस टाइम में वो आंदोलन हुआ था। आंदोलन के बल में सब अधिकार संविधान में मेंशन हो गए। तो वो खुश है अभी। अभी कोई कहीं कोई मसला नहीं है। ठीक तो है, अब तो ये वाले हैं, अब ये जो हाँ, ये संविधान को नेपाल के हटाकर राजा संविधान को में लाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, नेपाल नहीं, ये तो राजा। तो अब देखिए, नेपाल के संविधान में राजा का कोई स्थान नहीं है, राजा का शब्द ही नहीं है। आप कैसे आप राजा को राजा का तो कोई परिकल्पना ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि ये आंदोलन चल रहा है, ये चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर मोनार्की यानी राजशाही को फिर से लाया जाए। हाँ, ये अभी नहीं, इनकी नई एजेंडा नहीं है। ये आरपीपी पार्टी की जब से स्थापना हुई थी, तब से ये संवैधानिक राजतंत्र बोलते आए हैं। आज की नहीं है ये, 15 साल से बोलते आ रहे हैं। टाइम टाइम में इनका प्रोग्राम होता है, इंटरेक्शन होता है, कभी कभी सड़कों पर अपना आवाज बुलंद करते रहते हैं। 15 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन 14 तारीख का क्या हुआ कि 14 तारीख में इन्होंने दुनिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए लोगों के घर में आग लगा देना, लोगों को मारना पीटना डिस्टर्ब करना, इसका ये आंदोलन का एक रूप होता है। इसको हिंसक बनाने की कोशिश किया। तो सरकार को इसके अंदाज नहीं थी कि ये ऐसे करेंगे। अब कहाँ करेंगे ये, वो 14 तारीख को तो कर चुके हैं। अब इसके बाद में तो ये कुछ होगा नहीं। सरकार भी सख्ती रूप से प्रस्तुत होगी इनके ऊपर। ठीक है। तो नेपाल के घटनाक्रम, नेपाल की स्थिति और नेपाल में क्या कुछ हो रहा है, उस पर लगातार हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। हम आपको वहाँ के पल पल अपडेट देते रहेंगे। हमारे खबरों के सोर्स थापा सर जैसे तमाम लोग हैं, जिनके जरिए हम नेपाल की राजनीति और वहाँ के समाज में क्या कुछ हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं, और अपडेट भी आपको करते रहेंगे। नेपाल से हमारा बहुत ही करीब का रिश्ता है, इस वजह से वहाँ कुछ भी होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, उसके अलावा भी भारत के अन्य क्षेत्रों में करीब 60 लाख लोग भारत में नेपाल के रहते हैं, तो उनके भी जनजीवन को वो प्रभावित करता है कि नेपाल में कुछ क्या कुछ हो रहा है। हमारी नजर नेपाल पर लगातार बनी हुई है। थापा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हिंदुस्तान के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुस्तान देख रहे थे। नमस्कार। धन्यवाद।